नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में नहीं खुला बसपा का खाता तो भड़की मायावती, बोली जाट समाज के जातिवादी लोगों ने नहीं दिया वोट। जी हां, बता दें बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार के लिए जाट समाज के जातिवादी रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। बताते चले कि मंगलवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मायावती ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मायावती ने कहा कि बसपा ने इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजों से साफ है कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बसपा को वोट नहीं दिया। इसे बसपा के कई उम्मीदवार कुछ सीटों पर मामूली वोटों के अंतर से हार गए। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि बसपा का वोट पूरी तरह से इनेलो को ट्रांसफर हुआ है। भारत ने अपना रत्न खो दिया, 86 वर्ष की उम्र में उद्योगपति रतन टाटा का हुआ निधन। जी हां, बता दें दोस्तों, देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। रतन टाटा पिछले कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे। इलाज के दौरान उनकी हालत खराब होने के बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया था। बुधवार देर रात टाटा ग्रुप की ओर से उनके निधन की पुष्टि की गई। अनंतनाग में आतंकियों ने टीए के जवान की अपहरण के बाद की हत्या, जंगल में मिला हिलाल अहमद का शव। जी हां, बता दें दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र के उत्तरशु जंगल से लापता टेरिटोरियल आर्मी जवान हिलाल अहमद भट्ट का शव बरामद कर लिया गया है। यह शव आज सुबह पुलिस और सेना द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला। बताते चले, जहां हिलाल अहमद भट्ट का अपहरण आतंकियों ने किया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। जवान के लापता होने की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने तत्काल कार्रवाई की और जंगल में खोज अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर की ठंडी हवाओं से जयंत चौधरी के हैंडपंप में जमी बर्फ, आरएलडी का नहीं खुला खाता। हरियाणा में जहां तीसरी बार बीजेपी की जीत की पूरे देश में चर्चा चल रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में जयंत चौधरी की आरएलडी की बुरी तरीके से हार भी सुर्खियों में है। जी हां, बता दें जम्मू कश्मीर की ठंडी हवाओं में जयंत चौधरी के हैंडपंप में बर्फ जम गया और वो इतना ठोस हो गया कि हैंडपंप से पानी की एक बूंद को आरएलडी तरस गई। जी हां, बताते चले केंद्रीय मंत्री और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की रालोद नई उम्मीद और संभावनाओं के नए द्वार तलाशने के लिए जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने पहुंची थी। वहां 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए और सभी सीटें बेहद चौंकाने वाली थी। जम्मू कश्मीर में आरएलडी ने पट्टन, सोनावारी, बामपुर, गुलमर्ग, लैंगेट, बारामूला, हजरत बल, संबल, राफियाबाद, गांदरबल, तराल, जदीगल, सेंट्रल शिलांग सहित 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन एक भी सीट पर सफलता नहीं मिल सकी। या तो लेबनान को हिजबुल्लाह से मुक्त करो या गाजा की तरह विनाश का सामना करो, नेतन्याहू की ताजा धमकी। जी हां, बताते चले कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को आगाह किया है कि अगर वे अपने देश को हिजबुल्लाह के प्रभाव से मुक्त नहीं कराते हैं तो उन्हें गाजा में फिलिस्तीनियों की तरह विनाश और पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। वही बताते चले, मंगलवार को लेबनानी जनता को संबोधित एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, आपके पास लेबनान को बचाने का मौका है। इससे पहले किया है कि लंबे युद्ध में उतर जाए जो गाजा में देखी गई तबाही के समान होगा। मैं आपसे लेबनान के लोगों से आग्रह करता हूं कि इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपने देश को हिजबुल्लाह से मुक्त करें। वहीं उन्होंने इस बात पर जोर दिया, आप एक महत्वपूर्ण चौराहे पर हैं, एक कदम उठाएं और अपने राष्ट्र को पुनः प्राप्त करें। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि कार्रवाई न करने से हिजबुल्लाह को आबादी वाले क्षेत्रों का उपयोग इजराइल से उलझाने के लिए जारी रखने का मौका मिल जाएगा, लेबनान के परिणामों की परवाह किए बिना, जिससे व्यापक संघर्ष हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने उठाई महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री घोषित करने की मांग। जी हां, बता दें शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को महाविकास आघाड़ी में भावी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने की मांग की है। उद्धव ठाकरे की इस मांग से महाविकास आघाड़ी में मतभेद बढ़ने की संभावना व्यक्त की जाने लगी है। बताते चले कि उद्धव ठाकरे आज दादर के शिवाजी सभागृह में शिवसेना यूबीटी की ओर से आयोजित राज्यव्यापी वज्र निर्धार परिषद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस को भावी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करनी चाहिए। मैं उनका समर्थन करूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव से पहले नेतृत्व घोषित करने से भीतर घात की संभावना नहीं रहती है और सभी सच्चे मन से चुनाव लड़ते हैं।
हरियाणा हारने के बाद दोहरी हुई कांग्रेस की चुनौती, सहयोगी दलों को मिला दबाव बढ़ाने का मौका। लोकसभा चुनाव में मिले बल से उत्साहित कांग्रेस राज्यों में चुनावी पताका फहराने की हरियाणा की पहली ही राजनीतिक परीक्षा में विफल हो गई। राज्य में सत्ता विरोधी सुरों के बीच बने अनुकूल माने जा रहे माहौल के बावजूद लचर रणनीति के कारण हरियाणा तो कांग्रेस के हाथ से फिसला ही है, इसका असर पार्टी की गठबंधन राजनीति पर भी पड़ना लगभग तय है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर विपक्ष की धुरी के रूप में उभरी कांग्रेस के इस लचर प्रदर्शन से उसके सामने भाजपा के मुकाबले के साथ ही INDIA में शामिल घटक दलों के दबाव की चुनौती भी होगी। जाहिर तौर पर सहयोगी दल अपने प्रभुत्व वाले राज्यों में कांग्रेस का राजनीतिक प्रभाव कम करने का प्रयास करेंगे। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों के जल्द होने जा रहे चुनाव में इसका असर दिखेगा, जहां सहयोगी दल कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश करेंगे। बिहार में शिक्षकों की जीन्स टी शर्ट पहनने पर रोक, रील भी नहीं बना सकेंगे, विभाग ने जारी किया आदेश। जी हां, बता दें बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक अब जीन्स टी शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आ सकेंगे। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में डीजे डांस, गाना गाने और रील बनाने पर भी रोक लगाई गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिलों के DEO को पत्र लिखकर ड्रेस कोड फॉलो कराने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार स्कूलों में शिक्षक टी शर्ट और जीन्स में नहीं बल्कि फॉर्मल ड्रेस में आएंगे। इसके साथ ही स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा रील बनाने और मोबाइल के अधिक उपयोग को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि जो शिक्षक नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ी मुसीबत में कॉमेडियन भारती सिंह और उसका पति, दिल्ली पुलिस ने कर लिया तलब। पंजाब के जिला अमृतसर में पैदा हुई फेमस कॉमेडियन भारती सिंह और उसका पति हर्ष लिम्बाचिया बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने हर्ष को समन भेजकर बुलाया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने ऐप के जरिए 500 करोड़ की धोखाधड़ी की है। इसी मामले में उन्हें समन भेजा गया है। उनके साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिषेक मल्हान और फुकरा इंसान एल्विश यादव, लक्ष्य चौधरी, पूरब झा को नोटिस भेजा गया है। वहीं बता दें कि उन्हें हाईबॉक्स ऐप के खिलाफ अब तक 151 शिकायतें मिली हैं। जांच में पाया गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए हाईबॉक्स नामक मोबाइल ऐप को बढ़ावा दिया गया था, साथ ही लोगों को अधिक मुनाफा के लिए निवेश करने की सलाह दी थी। हालांकि इस ऐप में निवेश करने वाले लोगों का सारा पैसा डूब गया। निज्जर हत्या मामले में कनाडा में भारत के खिलाफ विदेशी हस्तक्षेप की नई जांच शुरू, फोकस मोदी सरकार पर। जी हां, बता दें कनाडा में भारत के खिलाफ विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों की नई जांच शुरू हो गई है। यह जांच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से अलग है, जो खालिस्तानी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के उपाध्यक्ष मार्क फ्लिप ने इस मामले में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया है कि हमारे पास चल रही अलग और विशेष जांच है, जिनका फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर है। उन्होंने कहा, भारत खालिस्तानी प्रदर्शनों को एक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में देखता है। हालांकि यह कनाडा में हिंसक चरमपंथ की परिभाषा में नहीं आता। फ्लिप ने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय अधिकारियों ने कई बार कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर अपनी चिंताओं का इजहार किया है। बताते चले कि इस वर्ष मई में एक आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा गया कि भारत ने कनाडाई समुदायों और राजनेताओं को प्रभावित करने के लिए कई गतिविधियां की हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का ध्यान खालिस्तानी अलगाववाद पर केंद्रित है और कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के प्रति अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सक्रिय है। एक अन्य भारतीय नागरिक निक गुप्ता न्यूयॉर्क में एक हत्या के मामले में हिरासत में है, जिसमें निज्जर के करीबी मित्र और SFJ के सामान्य काउंसिल गुरपतवंत पन्नू को निशाना बनाया गया था। न्यूयॉर्क के संघीय न्यायालय में एक अभियोग के अनुसार निज्जर की हत्या का संदर्भ पन्नू की हत्या की कोशिश से संबंधित बातचीत में आया। वहीं कनाडाई पुलिस ने निज्जर की हत्या के मामले में 4 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया, लेकिन हत्या के पीछे के कारणों की पूरी जानकारी अभी तक नहीं दी गई। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के उपाध्यक्ष मार्क फ्लिन ने कहा कि उनकी एजेंसी इस मामले में अलग अलग जांच कर रही है, जो भारत के सरकार के खिलाफ है। एक प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने कनाडाई समुदाय और राजनेताओं को प्रभावित करने के लिए कई गतिविधियां की है। उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट बताती है कि भारत की यह गतिविधियां खालिस्तानी अलगाववाद पर केंद्रित हैं और वह कनाडा में अपने हितों को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू पहुंचे आगरा के ताजमहल। जी हां, बता दें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ऐसे में समय निकालकर वे अपनी पत्नी के साथ आगरा के ताजमहल पहुंचे, जहां उन्होंने ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया।
इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच वे ताजमहल पहुंचे, जहां उन्होंने ताजमहल देखा। इस दौरान उनकी पत्नी साजिदा मोहम्मद भी उनके साथ मौजूद थी। वीआईपी विजिट के कारण आम जनता के लिए ताजमहल को बंद रखा जाता था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने डायना बेंच पर बैठकर फोटो खिंचवाई। इस समय अधिकारियों ने उनको ताजमहल की जानकारियां दी। वहीं बता दें, मालदीव के साथ कई करारों पर इस दौरान सहमति बनी है। नई दिल्ली में मालदीव